जय हिंद मेरे देश के वीर जवानों। एसएससी जीडी और अग्निवीर के जो भी सिपाही हैं उन सभी का आज के इस क्लास में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं टोटल 100 क्वेश्चन जो कि आपका सेल चैप्टर से संबंधित है। तो आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हर एक एग्जाम के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, आज का जो यह क्लास होने जा रहा है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100 क्वेश्चंस को जैसा कि मैंने बताया बहुत करने वाला हाईली इम्पोर्टेंट, जो कि आपको छोटे से लेकर बड़े से बड़े कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वेलकम है आपका हमारे क्लास में मिशन फौजी में। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ साथियों, कोशिका की खोज किसने की थी? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन भी बोला जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए साथियों, कोशिका की खोज किसने की? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी। जो साथी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1665 में रॉबर्ट हुक ने काक की काठ में कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी? काक की काठ में की थी। और यह मृत कोशिका पे इन्होंने किया था। किस पे किया था साथियों? मृत कोशिका पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था साथियों? आपको पता होना चाहिए। स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बताया था कि सभी जीव जो होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्होंने क्या बताया था? कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद ओमिस सेलुरा ई सेलुरा का सिद्धांत किसने दिया था? किसने बताया था कि ओमिस सेलुरा इस सेलुरा सिद्धांत? इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है साथियों? ओमिस सेलुरा इस सेलुरा सिद्धांत का जो मतलब है वो क्या होता है? इस सिद्धांत का क्या मतलब है, किसको पता है? इस सिद्धांत का मतलब यह है साथियों कि जो पुरानी कोशिका होती है, जो ये सेल जो होती है, ये पुरानी सेल से इस क्या है? ओल्ड है, इससे छोटा छोटा नया नया सेल बनता है। ये क्या है? न्यू। या फिर ऐसे समझिए, एक पहले पुराना कोशिका था, उसके बाद इससे क्या हुआ? दो छोटे छोटे नए कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो ये क्या था? ये था साथियों ओल्ड। ये क्या बन गया? न्यू बन गया। जी साथियों, यही है ओमनिस सेलुरा ई सेलुरा का सिद्धांत। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज जो है विर्चो ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र या किसी भी चीज का नियंत्रक केंद्र जो होता है वो उसका नाभिक होता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? आज के क्लास में साथियों हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या हमारे पास ज़्यादा है और क्लास को ज़्यादा बड़ा करना अच्छा नहीं है। इसलिए आज हम सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका जो है उसमें कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सभी साथियों का आंसर कमेंट में एक साथ आना चाहिए कि यह सेलुलोज होगा। क्या होगा दोस्तों? यह सेलुलोज होगा। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस जहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है, तो वो क्या है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपका? एटीपी जो होता है वो उत्पादन होता है, बनता है। उसके बाद आपका 7 नंबर, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम जो होता है इसे कोशिका का प्रोटीन का क्या कहते हैं? हम कारखाना कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। उसके बाद 8 नंबर, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसमें होता है क्या है सो बताइए। इसमें पाचक एंजाइम होता है जो कि फट जाने पे कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। जी हाँ साथियों, इसलिए इसको कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए कोशिका, कोई भी कोशिका होगा उसका डीएनए जो होगा उसके नाभिक में, केंद्रक में पाया जाता है। जी हाँ साथियों, नाभिक या
केंद्रक भी इसी का नाम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसी में यह पाया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें क्या नहीं होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए साथियों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें क्या नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें क्या नहीं होता साथियों, उसमें हमारा केंद्रक यानी कि नाभिक अब्सेंट होता है, नाभिक उसमें नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक होता है। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। कमेंट बॉक्स को आज भर देना साथियों, कमेंट कर करके। आपको जितने सारे क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते जाइएगा। तो 10 नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा डीएनए होता है, रैखिक रैखिक होता है, वृत्ताकार होता है, एकल श्रृंखला होता है, दोहरी श्रृंखला होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा साथियों, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वृत्ताकार आपका डीएनए पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन का, कोशिका झिल्ली किस सिद्धांत पर काम करती है। कोशिका झिल्ली किस झिल्ली जो होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है इसका सिद्धांत सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सिंगर और दूसरा का निकोलस निकोलसन निकोलसन। तो इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका झिल्ली का सिद्धांत दिया था, एक ही सिद्धांत पे काम करता है, द्रव मोजेक मॉडल पे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हमारे, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन आपको पता हो तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, जिसे क्या कहते हैं, केंद्र को क्या कहते हैं साथियों, नाभिक कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी, जी हाँ साथियों, इसकी खोज कब की गई थी, तो 1831 में इसकी खोज की गई थी। इसका 14 नंबर क्या, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा वर्णक है क्लोरोफिल। क्लोरो पत्ते में आप लोग को तो ऐसे भी पता होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट या फिर हरा वर्णक जो होता है वो क्लोरोफिल होता है हमारा, जो कि आप लोगों को बिल्कुल पता और बहुत पहले से आप लोग इसे पढ़ भी रहे हैं। उसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, कि गोल्जी तंत्र जो होता है, गोल्जी तंत्र या गोल्जी बॉडी, उसका मुख्य काम क्या होता है। तो आपको पता हो तो उसका मुख्य काम क्या होता है, प्रोटीन का पैकेजिंग करना। जो परिवहन करता है गोल्जी तंत्र के जो होता है पदार्थों का परिवहन करता है और प्रोटीन का पैकेजिंग भी करता है। उसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, कि कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या है। कोशिका में सबसे छोटा जो अंग होता है वो भी हमारा क्या होता है, जो जिसे हम क्या कह सकते हैं, कोशिका का ऊर्जा कारखाना, एनर्जी का कारखाना कहते हैं। वो क्या किसे कहते हैं, तो होता है राइबोसोम। यह सबसे छोटा अंग भी कोशिका का है। 17 नंबर, पादप कोशिका में सबसे बड़ा वैक्यूल किस प्रकार का होता है। सबसे बड़ा वैक्यूल जो होता है किस प्रकार का होता है, रिक्तिका। वैक्यूल का मतलब क्या होता है, रिक्तिका होता है, खाली जगह होता है वो। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा सी बिल्कुल सही होगा, केंद्रीय होता है। उसके बाद 18 सेंट्रोसोम पाया जाता है। 18 नंबर जो हमारा सेंट्रोसोम पाया जाता है, कैसी कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में, केवल पशु कोशिका में, या फिर दोनों में, या फिर बैक्टीरिया में। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रोसोम जो होता है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद 19 नंबर, एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। एटीपी का निर्माण अभी जस्ट मैंने बताया, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, श्वसन प्रक्रिया द्वारा तो होता है, लेकिन कहाँ होता है, तो बताया अभी अभी मैंने कहाँ होता है साथियों, तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका सेल का अध्ययन हम लोग क्या कहलाता है, सेल का अध्ययन हम लोग को पता हो तो साइटोलॉजी, इंग्लिश में हम लोग उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, उसी में साइटोलॉजी हमको दिख रहा है।
उसके बाद 21 नंबर जो होता है, कोशिका झिल्ली किस प्रकृति की होती है? कोशिका झिल्ली जो हमारा वो किस प्रकृति का है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है साथियों? कुछ चीजें अंदर आ सकती है और कुछ चीजें बाहर जा सकती है, ना कि सारी चीजें अंदर बाहर कर सकती है। उसके बाद 22 नंबर, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? आरएनए जो है या डीएनए, उस सब का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल सब कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। तो नाभिक इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसका 23 नंबर क्या है? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? तो अभी भी मैंने लाइसोसोम के बारे में बताया था कि उसमें पाचक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाचक एंजाइम, जो लाइसोसोम के फटने पर कोशिका की मृत्यु करा देता है। इसे के कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। उसके बाद 24 नंबर क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का स्थल क्या है? प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन का कारखाना किसे कहते हैं साथियों? मैंने बताया, अभी अभी बताया मैंने, वह है हमारा राइबोसोम। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा सी बिल्कुल सही होगा कि राइबोसोम को क्या कहते हैं हम? इसे कोशिका का ऊर्जा गिरी नहीं, कोशिका का ऊर्जा का कारखाना कहते हैं। यहीं पे प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण यहीं पे होता है। उसके बाद 25 नंबर क्या है हमारा? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण आपको पता होना चाहिए कि हरे कलर का जो वर्णक होता है पत्ते में, हरे रंग का वर्णक, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोशिका विभाजन के प्रकार हैं। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं? तो कौन कौन वो प्रकार हैं? तो देखा जाए तो माइटोसिस तो है ही, मियोसिस भी है। यानी क्या? ऑप्शन सी, दोनों इसमें कोशिका विभाजन के प्रकार है। माइटोसिस भी है, मियोसिस। गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है साथियों? जल्दी से बताओ साथियों, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इसका आंसर आसान है। अभी अभी मैंने बताया भी है कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए गुणसूत्र जो है हमारा केंद्रक में पाया जाता है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो सब हमारा केंद्रक में होता है। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, आंख मूंद के उसका आंसर जो केंद्रक मार देना है जाके, ठीक ना? उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका भित्ति तो हम लोगों में होती है, आप हम लोगों में नहीं होती है। सॉरी, कोशिका जो भित्ति है वो पशु में नहीं होती है। किसमें नहीं होती? पशु में। पशु में कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली होती है, इसलिए पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होती है, ठीक ना? उसके बाद हमारे शेरों, साइटोप्लाज्मा किससे भरा होता है? साइटोप्लाज्मा में क्या होता है साथियों? साइटोप्लाज्मा मतलब क्या? साइटोप्लाज्मा का मतलब एक सेल है, उसके अंदर एक केंद्रक है, और केंद्रक के बीच में जो खाली जगह बचा, इसी को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा में आपको पता होना चाहिए कोशिका द्रव्य भरा होता है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है? द्रव्य भरा होता है, कोशिका द्रव्य। उसके बाद इस समय प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है साथियों? लिपिड और प्रोटीन से बनी थी। कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनती है, जो पशु कोशिका में पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो के प्रकार हैं। तो कैसे, किस प्रकार के होते हैं? तो उस पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर सेल चैप्टर को पढ़िएगा, उसमें दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक क्या? स्मूथ, और दूसरा रफ, खुदरा और प्लेन। यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रफ ईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है पर पाया जाता है? क्या पाया जाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हम लोग को पता होना चाहिए कि राइबोसोम पाया जाता है। थोड़ा सा स्पीड को, अब क्लास को खींचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कोशिका चक्र का पहला चरण क्या कहलाता है? कोशिका जो चक्र होता है उसका पहला चरण क्या कहलाता है? तो उसका पहला चरण कहलाता है जीवन। उसका पहला चरण क्या कहलाता है? जीवन कहलाता है। यह कोशिका चक्र की पहली वृद्धावस्था है। उसके बाद डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है? डीएनए प्रतिकृति मतलब डीएनए का कॉपी किस में होता है? तो एस फेज में होता है। किस फेज में होता है साथियों? एस फेज में होता है। उसके बाद आते हैं आगे, माइटोसिस का अंतिम चरण क्या है? माइटोसिस का अंतिम चरण जो है वो क्या है?
इसमें दूगो नया केंद्रक बनता है। माइटोसिस के अंतिम चरण में दूगो नया केंद्रक बनता है। इसका सही उत्तर क्या है मेरा साथियों? टेलोफेज। इसका 36वां मियोसिस में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कैसे? मियोसिस में कैसे गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं, पूरा इसमें नहीं होता है साथियों, आधा होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। डीएनए कैसा पाया जाता है? इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था, उसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सेम है। उसके बाद न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है? न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है? तो न्यूक्लियोलस का कार्य आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसका कार्य क्या है? जल्दी से जो साथी जानते हैं कमेंट करिए भाई। बिना कमेंट का तो क्लास में कोई मजा ही नहीं है, हमारा एनर्जी भी डाउन होता जा रहा है। तो जल्दी जल्दी कीजिए। तो इसका काम क्या है? राइबोसोम बनाना। उसके बाद पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है सेलुलोज। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण किसमें से कौन है? प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें एक ही सेल के अंदर सब कुछ हो जाए, तो ये बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक। उसके बाद बैक्टीरिया में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसमें न्यूक्लियाइड जो है यह एक ऐसा जगह है जहाँ पे अनुवांशिक जो मटेरियल होता है वो रहता है, बिना झिल्ली का ये रहता है यहाँ पे। तो इसी को न्यूक्लियाइड कहते हैं। उसके बाद 42 नंबर, सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या है? सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या है? स्पिंडल फाइबर का निर्माण करना कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय। गोल्जी तंत्र की खोज किसने की थी? गोल्जी तंत्र की खोज तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसके नाम के लास्ट में भी क्या आ रहा है? गोल्जी आ रहा है। और इसके नाम में भी क्या आ रहा है? गोल्जी आ रहा है। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। उसके बाद कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया था? वो तो ये नाम भी आपने पहले सुना है, विर्चो। इसका पूरा नाम जो है इसमें रूडोल्फ लगेगा। क्या लगेगा साथियों? रूडोल्फ। रूडोल्फ विर्ची। कोशिका सिद्धांत का क्या किया था? संशोधन किया था। उसके बाद 45 लाइसोसोम को कहा जाता है। मैंने बताया साथियों, इतना आसान क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली कितने परतों की होती है? 46 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली जो होती है कितने परतों की होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि दोहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद कोशिका का द्रव्य भाग कहलाता है। कोशिका में जो भी द्रव्य भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साइटोसोल कहते हैं साथियों, साइटोसोल। इसमें से कौन एक ऐसा है जो आरएनए का प्रकार नहीं है? तो आपको पता होगा कि एमआरएनए तो होता है, टीआरएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, लेकिन डीआरएनए नहीं होता है। उसके बाद कोशिका चक्र को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन है। कोशिका चक्र जो होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो साइक्लिन। उसका नाम क्या साथी? उसका नाम साइक्लिन है। साइक्लिन जो है कोशिका तंत्र को नियंत्रित करता है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? यहाँ पे सबसे बड़ी सॉरी कोशिका है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। और अंडाणु कहाँ पाया जाता है? महिलाओं में। उसके बाद आरएनए की दोहरी कुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? आरएनए डीएनए की दोहरी कुंडली का खोज या फिर प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो उसका खोज या प्रतिपादन आप लोग कमेंट तो कर नहीं रहे, कमेंट कीजिए साथियों जल्दी जल्दी। उसका खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा है। कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा यानी ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? एटीपी में रहता है। उसके बाद द्रव्य मोजक मॉडल दिया गया था। द्रव्य मोजक मॉडल मैंने बताया भी था कि सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा दिया गया। उसके बाद
प्रोटीन का संशोधन एवं पैकेजिंग होता है। प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग कहाँ होता है साथियों? गोल्गी बॉडी में होता है। टेंशन नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर नहीं दिया जा रहा है तो उसका जो भी एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है वो आगे जरूर मिलेगा। और लगभग इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उस सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ दिया गया, तो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन है मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है साथियों? तो आपको पता होना चाहिए थाइलाकोइड, ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल सही है। उसका 57 नंबर, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका भित्ति जो है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, उसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका भित्ति मतलब क्या? सेल का जो बाहर वाला हिस्सा है ये, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? इसको बाहरी चीजों से सुरक्षा प्रदान करना। तो एक तो सुरक्षा हो गया, उसके बाद ये इसको सपोर्ट करके क्या करता है? इसको एक निश्चित आकार देता है कि तुम भाई इस शेप में रहो। माइटोसिस विभाजन होता है। माइटोसिस विभाजन कहाँ होता है? देह कोशिका में। देह कोशिका मतलब जो शारीरिक कोशिका होती है, शरीर के बनावट करने वाली कोशिका, उसमें होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मियोसिस विभाजन कहाँ होता है? तो माइटोटिस तो कोशिका वो था देह कोशिका में था, और मियोसिस जो है वो जनन कोशिका में है। मियोसिस कहाँ है दोस्तों? जनन कोशिका है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं। उसके बाद 60 नंबर, मियोसिस के अंत में कितनी कोशिकाएं बनती है? मियोसिस जब खत्म होता है तो अंत में कितनी कोशिका बनती है? मियोसिस के अंत में 4 कोशिका बनती है। एक से दो, और ये दो से ये 4 बनता है। एक से ये 2 बना, इससे ये 2 बना, इससे ये 2 बना, यानी टोटल 4 कोशिका बनता है। ठीक ना? उसके बाद आपको 61 नंबर क्वेश्चन है, माइटोसिस के दौरान गुणसूत्र सबसे स्पष्ट दिखाई देता है कब? माइटोसिस जब होता है तो गुणसूत्र सबसे स्पष्ट कब दिखता है? तो मेटाफेज में। किस फेज में साथियों? आपको पता होना चाहिए, मेटाफेज में सबसे स्पष्ट दिखता है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है दोस्तों? मियोसिस 1 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन क्या? कोशिका झिल्ली से पदार्थ का सक्रिय परिवहन कहलाता है। 63 नंबर क्वेश्चन में सक्रिय परिवहन क्या कहलाता है? तो आपको ये तो ऑप्शन में ही आ गया ऑफसेट, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, सक्रिय परिवहन। प्रासरण में जल का गमन होता है। प्रासरण जब होता है तो जल का गमन जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? तो निम्न से उच्च जल की तरफ, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर वह गमन करता है। उसके बाद एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे को भी पता होता है साथियों। आप लोग आंसर नहीं दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर लिख दो। इसका सही उत्तर क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है साथियों। क्रिस्टलें किस में पाई जाती है? क्रिस्टलें किस में पाई जाती है साथियों? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ग्राना किस में पाई जाती है साथियों? ग्राना, ग्राना पाया जाता है आपको क्लोरोप्लास्ट में। जी हाँ साथियों, कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जो कि थाइलाकोइड जो होता है, जो मैंने बताया था, उसके ढेर को मतलब बहुत सारा जब आ जाए तो उसको कहते हैं ग्राना। उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किस चीज से बनी होती है साथियों? तो प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली भित्ति तो सेलुलोज से बनी थी, और प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड से बनी है। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, राइबोसोम की इकाई क्या है? राइबोसोम की इकाई इसमें से ये दोनों ही है आपका राइबोसोम की इकाई। ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद 17S राइबोसोम पाया जाता है। 17S जो है वो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है साथियों? आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो जो 18S मैंने बताया था वो कहाँ पाया जाता है? तो वो आपको यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उसका 70 नंबर जो क्वेश्चन, 71 नंबर, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है साथियों?
तो इसका अनुवांशिक पदार्थ जो है आपको डीएनए है। क्या है साथियों? डीएनए। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोशिका की आत्मघाती थैली में पाया जाता है पाचक एंजाइम, मैंने बता दिया है। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें नाभिक कैसा होता है? झिल्ली युक्त या झिल्ली रहित? झिल्ली युक्त। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। उसके बाद सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल कहाँ अनुपस्थित होते हैं साथियों? पादप कोशिका में। जी हाँ साथियों, पादप कोशिका में। ऑप्शन बी आपका यहाँ भी बिल्कुल सही है। 75 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है आपसे कि कोशिका का अर्धपारगम्य भाग है। तो 75 नंबर क्वेश्चन में अर्धपारगम्य मैंने बताया था वो क्या था? कोशिका झिल्ली। ऑप्शन यहाँ भी बी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद डीएनए प्रकृति होती है। डीएनए का कॉपी कहाँ होता है? ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया कि एस फेज में इसका कॉपी होता है ये, और डुप्लीकेट बनता है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहाँ है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र उसका केंद्रक नाभिक है, जो आप लोग भी जानते हैं और मैंने पहले भी बताया आपको कि इसका नियंत्रक केंद्र इसका नाभिक है। कोई भी चीज का जो नियंत्रक होता है वो केंद्रक होता है उसका, वहीं से वो सारा नियंत्रित होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सारा क्वेश्चन अब रिपीट होता जा रहा है। और न्यूक्लियोलस का संबंध किससे है? तो 78 न्यूक्लियस का संबंध किससे है? राइबोसोम के निर्माण से। तो ये सारा क्वेश्चन आपका अब रिपीट रिवाइज चल रहा है, जो कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था उसका। प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस जो है 79 क्वेश्चन, क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस? तो यह आपको पता होना चाहिए। हाइपरटोनिक में, हाइपरटोनिक विलियन में नहीं, हाइपरटोनिक में होता है। कहाँ होता है साथियों? मतलब ज्यादा जब इसको गाढ़े पानी में रखते तो कोशिका क्या होता है? कोशिका ऐसा होता है, बाद में सिकुड़ के कैसा बनता है? ऐसा ऐसा सिकुड़ के ऐसा हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक कहते हैं। उसका 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोशिका का जीवन काल नियंत्रित होता है। कोशिका का जीवन काल किस चीज पर नियंत्रित होता है? तो उसके साइक्लिन पे। किस पे साथियों? उसके साइक्लिन पे कोशिका का जीवन काल निर्भर करता है। 81 नंबर क्वेश्चन, एंडोसाइटोसिस में पदार्थ पाए जाते हैं। एंडोसाइटोसिस में कैसे पदार्थ पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं, एंडोसाइटोसिस में कहाँ पदार्थ पाए जाते हैं? अंदर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंदर में पाए जाते हैं। उसका 81 नंबर के बाद 82 नंबर, एक्सोसाइटोसिस में पदार्थ पाए जाते हैं। एक्सोसाइटोसिस में कहाँ पदार्थ पाए जाते हैं? तो यहाँ एक जो है तो बाहर भाई, एंडो मतलब अंदर और एक जो मतलब बाहर, तो इससे भी पता चल जा रहा है। 83 नंबर, कोशिका भित्ति में काइटिन पाया जाता है। 83 नंबर जो कोशिका भित्ति में काइटिन पाया जाता है कहाँ, कब? कवक में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। पें पेंटीडोंग लाइकन पाया जाता है। पेंटीडोंग लाइकन जो है आपको कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया सेल जो होता है ना, उसी में यह पाया जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी साथियों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका खोज श्रेय सिमर ने किया था। श्रेय सिमर ने। उसके बाद 86, कोशिका का आकार नियंत्रित होता है। कोशिका का आकार किससे नियंत्रित होता है? मैंने बताया था कोशिका भित्ति जो उसका बाहरी आवरण होता है उसी से ना उसका आकार वो करेगा, नियंत्रित होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वैक्यूल का कार्य क्या है? वैक्यूल जो होता है उसका क्या काम होता है? संग्रहण करना, खाली जगह जो होगा उसी में ना संग्रहण करेगा। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद 88 नंबर, कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता है? तो यह वायरस सेल जो होता है उस पे लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता? वायरस सेल पे। उसके बाद स्पिंडल तंतु बनते हैं। 89 क्वेश्चन क्या है हमारा? स्पिंडल जो तंतु बनते हैं कहाँ बनते हैं? सेंट्रियोल में बनते हैं। ऑप्शन बी। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 7 से 10 मिलीमीटर। 7 से 10 मिलीमीटर। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए।
91 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है साथियों? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में इतना कुछ जाने तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो इसमें न्यूक्लियाइड होता है, मतलब ऐसा खाली जगह, बिना झिल्ली वाला जगह जहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ रहता है। 92 नंबर यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? झिल्ली युक्त अंगक, मतलब सारा अंगक झिल्ली युक्त होता है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? ये खोज वाला क्वेश्चन जो साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो इसका खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? फ्लेमिंग ने। 94 माइटोसिस में कोशिका की संख्या होती है। माइटोसिस जब होता है तो उसमें कोशिका की संख्या क्या होती है? समान रह जाती है, ना बढ़ती है ना घटती है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, मियोसिस का महत्व है? युग्मज का निर्माण का। मियोसिस तो आपको पता है कि युग्मज मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करता है, स्पर्म सेल और एग सेल का निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। 96 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का मुख्य घटक क्या है? 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका का मुख्य घटक क्या है? तो कोशिका में क्या पाया जाता है? जल। उसके बाद 97 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है साथियों? 50% होती है। उसके बाद कोशिका में पीएच नियंत्रित करता है। कोशिका में, किसी भी कोशिका में जो पीएच नियंत्रित होता है वो किस चीज से होता है? वैक्यूल से होता है। वैक्यूल मतलब उसका जो संग्रहण का जो भी जगह है उससे होता है, खाली जगह से। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका का बाहरी आवरण किस चीज से बना होता है? बाहरी आवरण है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। और पादप कोशिका का पूछता तो कोशिका भित्ति होता। कोशिका की जीवन की, कोशिका क्या है जीवन की? लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। जीवन में सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। और आधारभूत संरचना क्रियात्मक इकाई भी कोशिका है। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने क्लास में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आपको प्रिंटेबल पीडीएफ और या फिर प्रैक्टिस पीडीएफ होगा। तो आप वहां से जाके पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।